तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और साथ ही साथ में इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में पढ़ा है और हमने उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी सीखा था जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते थे। उसी तरह हम जो पोटेंशियल है उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं और उसके लिए जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख नहीं रहा था तो हमने उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया था फर्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम जो हमें पोटेंशियल वो भी हमें दिख नहीं रहा होता है बट उसका भी हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन लिखना चाहे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का तो कुछ ऐसा रहेगा। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर इमेजिनरी सर्फेसेस। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपका इमेजिनरी लाइंस था, उसी तरह जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस है वो भी एक इमेजिनरी सर्फेस रहेगा। लेकिन इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन विच एवरी पॉइंट्स हैज़ सेम पोटेंशियल और उसमें जो सारे पॉइंट्स रहेंगे उनमें पोटेंशियल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे पोटेंशियल्स। अब इसको ज़रा समझो एक बार। तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, लेट्स से इसका चार्ज है Q, डन। अब इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया था कुछ ऐसा करके रेडियली आउटवर्ड। क्या हमें वो सारी चीज़ें याद है? ऐसा हमने कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सीखा था जो इसके रेडियली आउटवर्ड में होते हैं, बराबर है। ऐसा हमने कुछ बनाना सीखा था। अब देखो इसी से हम पोटेंशियल सरफेस को बनाएंगे। अब डन, तो हमने बना लिया। अब हम मानते हैं, जैसे देखो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाला था। देखो हमने पोटेंशियल का दो फॉर्मूला निकाला था। एक तो हमने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr इजिकल टू E के बराबर, हाँ यहाँ माइनस साइन भी था। और एक जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला था वो फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन R। यही हमने निकाला था पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुम देखो एक बार अपने यहाँ पे चार्ज रख दिया तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। आपने 1 कूलम 2 कूलम जो भी चार्ज यहाँ पे रखा है वो कांस्टेंट हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ बचता क्या है आपके पास ये पूरा एक टर्म कांस्टेंट में आने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो V इजिकल टू ये पूरा एक टर्म का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, लेट्स से 1 आ सकता है। और यहाँ नीचे क्या बचेगा, R, जो हर बार मैं अलग अलग पॉइंट लूँगा तो R चेंज होगा। जो यहाँ पे डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस चेंज होते रहेगा। यहाँ पे लूँगा कुछ डिस्टेंस, यहाँ लूँगा कुछ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चेंज होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो इसको इस केस में ऐसा भी लिख दिया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, बाकी सारा पार्ट पूरा कांस्टेंट ही है, डन। अभी अगर तुम देखो एक ज़रा सा चीज़, अगर मैं यहाँ पे R का वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, R का वैल्यू 1 लिया तो पोटेंशियल कितना आ गया, 1 वोल्ट। फिर मैंने R का वैल्यू 2 लिया, लेट्स से V1, ये लो V2 मान लो। अब मैंने R का वैल्यू चेंज कर लिया, 2 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 0.5 वोल्ट आने वाला है। अब फिर से मैंने R का वैल्यू चेंज किया, लेट्स से इस बार R का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी। तो इस बार कितना आ जाएगा, 0.33 वोल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है, पहले इस केस को देखो, V1 केस को। अगर मैं 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट डिस्टेंस में कहीं भी एक पॉइंट को बनाऊँ जो कि 1 डिस्टेंस में, सब में पोटेंशियल कितना उतना ही आते रहेगा। ये सारे पॉइंट में उतना ही आएगा। ये बातें क्लियर है, सारे पॉइंट में उतना ही आता रहेगा। सारा डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस है, तो सब में ऐसा आएगा। तो सबको ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसा कुछ एक देखने मिलेगा हमें। ना वो सर्कुलर नहीं है, एक स्पेरिकल है। कैसे, पॉइंट चार्ज एक गोल होता है, उसके तरफ से हर डायरेक्शन में निकलता है ना, तो उसी तरह ये जो पोटेंशियल बनेगा वो भी एक स्पेरिकल बनेगा। हर 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट को जोड़ोगे तो स्पेयर जैसा शेप मिलेगा आपको, डन। तो ये बनेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, इसमें सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, जो मैंने ब्लू वाले से बनाया। सेम अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूँ, दैट इज 2 सेंटीमीटर में ले लूँ, सेंटर से 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट में, तो ये सारे पॉइंट पे जैसे V1 पोटेंशियल आया था आपका 1 वोल्ट का, ये सब में कितना आ जाएगा, 0.5 वोल्ट का आएगा। जितने भी मैं पॉइंट ड्रॉ करूँगा सब में कितने रहेंगे, उतने ही पोटेंशियल रहेंगे। क्या ये बातें हमें समझ आता है? तो इनको भी ज्वाइन कर लेंगे। कैसा, एक और स्पेरिकल सरफेस हमें मिलने वाला है, एक और स्पेरिकल सरफेस मिलेगा। क्या है, ट्रूली दिखता है क्या, हमें ये दिखता है नहीं, एक इमेजिनरी सरफेस है, हम बनाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया इन्हीं को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसी तरह इस ग्राफ को बनाने का अपना कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना, इसको हमने एक और नाम दे दिया, ठीक है।
हमें बार बार इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसको इक्विपोटेंशियल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल्स। इसका मतलब भी होता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो लिख देंगे यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर ऑल्सो नोन एज, इसको और हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल्स। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल्स। यहाँ तक बातें क्लियर है? इक्विपोटेंशियल्स भी हम इसको बोलते हैं। डन। अब हम इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मतलब जब आप इस डायग्राम को बनाओगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं वो सारे, तो उसको ऐसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो लिखते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल्स, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करते हैं ज़रा एक बार। अब देखो, जो पहला प्रॉपर्टी है वो हम यही से देख के बता सकते हैं। अगर आप देखो तो एक सरफेस बनेगा, स्फेरिकल सरफेस, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा निकल रहा है। अगर आप देखो सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। या फिर सरफेस अगर स्फेरिकल होगा, वहाँ से कहीं से भी कुछ चीज़ निकलेगा रेडियल या आउटवर्ड, तो क्या होगा? नॉर्मल होगा ना। तो जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो होता है ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये जो इक्विपोटेंशियल्स होते हैं ये क्या होते हैं? नॉर्मल टू ईच अदर, ये मतलब नॉर्मल टू ईच अदर होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी वही लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू ईच अदर। आया बात समझ में? एक दूसरे से नॉर्मल में रहते हैं। जैसे देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका इक्विपोटेंशियल हो गया, एक दूसरे के साथ कितने में? नॉर्मल में। यहाँ तक बात है क्लियर? दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपको पोटेंशियल्स दे दूँ, ये मैंने आपको कुछ पोटेंशियल्स दे दिया, अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो तुम कहाँ से करोगे? तुम अगर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे तब भी सही है, क्योंकि ये सब फिर भी सब नॉर्मल में है। अगर तुम यहाँ से ड्रॉ करोगे तब भी ये सही हो रहा है। डन। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी एक प्रॉपर्टी बनाना होगा। तो हमने क्या बोला, जो इक्विपोटेंशियल्स होते हैं, अगर तुम यहाँ पे देखो V1 जो कि 1 वोल्ट में था, जब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, V2 0.5 वोल्ट में था, यहाँ कहीं V3 आएगा। डन। जो कि उससे कम में 0.33 में वोल्ट में आया था, बराबर है। तो देखना, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ना वो हमेशा नॉर्मल तो होते हैं इक्विपोटेंशियल्स के, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर 1 वोल्ट से 0.33 उस तरफ लोअर वोल्ट में जा रहा है, लोअर पोटेंशियल्स में जा रहा है। तो यहाँ पे एक और मतलब प्रॉपर्टी बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आपका फील्ड लाइंस आर फ्रॉम कहाँ से? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और साथ में ये भी लिख देना, एंड एंगल बिटवीन पोटेंशियल्स, the equipotentials and electric field lines are 90 डिग्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री लिखना होता है हमें। अब देखो इस केस में अगर मैं तुम्हें मेंशन कर दूँ, सपोज ए वाला तुम्हारा कितना वोल्ट है? ए मैंने बोल दिया ए है जाके तुम्हारा 2 वोल्ट, ए है जाके 3 मान लेते, ए पहला वाला 3 वोल्ट, नेक्स्ट वाला 2 वोल्ट और ए वाला 1 वोल्ट। तो कौन सा डायरेक्शन होगा? ए वाला होगा कि ए वाला होगा? ऑब्वियसली नीचे वाला होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर वाला ही होगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाने वाला है ना, तो हायर पोटेंशियल 3 वोल्ट यहाँ पे, तो 3 से बाहर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने वाला है। डन। ए वाला रहेगा इसका वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ए वाला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल से हायर में बनाया था मैंने, 90 डिग्री था लेकिन ये लोअर टू हायर था। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब आ जाते हैं इसका थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज़ वर्क। अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल एनर्जी जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, याद करो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला था हमने? U इजिकल टू, क्या हमने इसको Q इंटू वी किया था? याद आ रहा है आपको? Q इंटू वी, दैट इज़ कुछ ऐसा निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बराबर इंटू A अपॉन Q, कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। यही हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आगे डेरिवेशंस में, यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, सपोज़ मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पे तुम एक सोर्स चार्ज को लाओ,
यहाँ पे तुम एक सोर्स चार्ज मतलब एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाओ, फिर तुम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करो। डन। तो यहाँ पे जब था तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, दो चार्ज है, यहाँ पे जब था तब पोटेंशियल एनर्जी कितना था, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर, Q नॉट अपॉन आर ए था। जब यहाँ पे आ गया तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या है सेम आर डिस्टेंस में है। डन। दैट इज एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल अपॉन आर ए आने वाला है। या फिर सिंपली तुम चाहो तो इसको पोटेंशियल के टर्म पे Q × V लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ए वाला पूरा पार्ट क्या है इसका, ए वाला पूरा पार्ट तो V है ना, पोटेंशियल ही तो है पूरा पार्ट, Q × V भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q × V होगा, Q0 × V, टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, U = Q0 × V होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। Q0 × V दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल है, कितना V1 में। तो अभी अगर मैं लिखूँ, अगर तुम यहाँ पे देखो, दैट इज़ अब हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क किसके बराबर होता है, वर्क = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, होता है। मैंने पहले ही बताया था, चेंज इन एनर्जी बोल दो तब भी चलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल दो तब भी चलेगा। ये हमने कब देखा था, क्लास 11 में देखा था। तो वर्क = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक बातें क्लियर है। स्टोरिंग एनर्जी है ना सारे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, जब यहाँ पे था लपोट सपोज से U1, जब यहाँ गया U2, तो कैसे लिखोगे U2 - U1, U2 कितना आया तुम्हारे पास, U2 आ गया यहाँ पे Q0 V1, सेम पोटेंशियल में V1 पोटेंशियल में लेके आए हो, माइनस Q0 V1, ए कितना था इनिशियल, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका नेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज in a equipotential surface is zero। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि नेट वर्क डन कितना होता है जब हम कोई चार्ज को मूव कर रहे होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो आपका नेट वर्क डन कितना होगा, 0 होगा जब आप कोई चार्ज को मूव करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो यही बस कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट पे बन सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।